बच्चों, मानव भूगोल के इस पाठ में हम लोग मानव भूगोल की परिभाषा, इसके जनक, विचारधाराएं और इसके क्षेत्र को आज समझने का काम करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, जियोग्राफी दो यूनानी शब्दों जियो और ग्राफिया से मिलकर बना है। जियो जिसका अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ लिखना या वर्णन करना। इस प्रकार भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का वर्णन करता है और भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग इरेटास्थनीज ने किया था और अध्ययन शास्त्र के रूप में उन्होंने इसे स्थापित किया और भूगोल के लिए सबसे पहले इन्होंने जियोग्राफिया शब्द का प्रयोग किया। इस कारण इरेटास्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। अब भूगोल की यदि हम बात करें तो भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं हैं, एक भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। भौतिक भूगोल जो है, भौतिक भूगोल में पृथ्वी पर अवस्थित स्थल मंडल, जल मंडल, पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि के संबंध में अध्ययन किया जाता है, जबकि मानव भूगोल में मानव के द्वारा धरातल पर की जाने वाली क्रियाओं, गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाएं भू आकृति विज्ञान, महासागरीय विज्ञान और जलवायु विज्ञान है, जबकि मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं कृषि भूगोल, जनसंख्या भूगोल, पर्यटन भूगोल और परिवहन भूगोल है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें मानव एवं प्रकृति के पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ये फ्रेडरिक रेटजेल का फोटो है। 1882 ईस्वी में एंथ्रोपोजोग्राफी के रूप में मानव भूगोल की चर्चा सर्वप्रथम फ्रेडरिक रेटजेल ने की थी। इस कारण फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल के पिता या आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता के रूप में माना जाता है। मानव भूगोल की बहुत सारी परिभाषाएं आई हैं। उन प्रमुख परिभाषाओं में से दो परिभाषा का उल्लेख मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। रेटजेल ने कहा, मानव भूगोल मानव समाज और पृथ्वी के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। और एलन सी सैंपल ने कहा कि मानव भूगोल स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल की जो विचारधाराएं हैं कई हैं। उन विचारधाराओं में से तीन प्रमुख विचारधाराएं हैं, नियतिवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद। नियतिवाद जो है या निश्चयवाद जो है, यह मानव भूगोल की प्रारंभिक विचारधाराओं में से एक है। यह विचारधारा जो है उस मानव का जिक्र करता है जो आदिम थे और प्रकृति तथा पृथ्वी से डरकर रहा करते थे। और वे मानव, आदि मानव जो थे, वह पृथ्वी के अनुसार अपने आप को ढाल लिए थे, क्योंकि वह पृथ्वी को प्रभावित नहीं कर सकते थे। और नियतिवाद और निश्चयवाद की यदि हम विशेषताओं की बात करें तो इस समय टेक्नोलॉजी का विकास नहीं के बराबर हुआ था, मनुष्य का भी विकास नहीं हो पाया था। मानव प्रकृति का सुनता था, उससे डरता था और उसकी पूजा करता था। मानव सीधे तौर पर प्रकृति पर निर्भर था और वह किसी भी रूप में पृथ्वी को प्रभावित नहीं कर सकता था। इस विचारधारा के अनुसार पृथ्वी ज्यादा शक्तिशाली थी और वह मानव को अपने अनुसार चलाती थी। उदाहरण के लिए, पुराने समय में मानव बारिश नहीं होने पर सिंचाई के दूसरे साधन नहीं ढूंढते थे। वे पृथ्वी की पूजा करने लगते थे और उसे खुश करने में लग जाते थे ताकि बारिश हो। नदियों में जो पानी बह रहा होता था उससे वो अपने खेतों की सिंचाई
नहीं करते थे। अब मानव का इस कारण प्रकृतिकरण हो गया। तो मानव का प्रकृतिकरण क्या है? निश्चयवाद की स्थिति को ही मानव का प्रकृतिकरण कहते हैं। इस स्थिति के अंदर मानव ने पृथ्वी के अनुसार जीना सीखा, प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाला और इस कारण मनुष्य के ऊपर पृथ्वी का प्रभाव ज्यादा बना रहा। मानव के प्रकृतिकरण का समर्थक रैटजेल और हम्बोल्ट थे। दूसरी जो विचारधारा है वह है संभववाद। संभववाद के समर्थक विडाल डी ब्लास थे। अब क्या है कि यह विचारधारा जो है निश्चयवाद के बाद की स्थिति का वर्णन करती है। जब मनुष्य का विकास हुआ और वह प्रकृति के नियमों को समझने लगा, प्रकृतियों के नियमों के समझने के बाद वह प्रकृति को प्रभावित करना शुरू कर दिया और प्रकृति को अपने अनुसार ढालने का काम कर दिया। वह क्या हो गया कि प्रकृति से वह स्वतंत्र हो गया और अपनी क्रियाओं के बदौलत पृथ्वी को बदलने लगा। पृथ्वी पर उपस्थित संसाधनों का प्रयोग करना सीख गया, जैसे नदियों के पानी को खेत तक पहुंचाने का काम करने लगा, जानवरों के खाल का प्रयोग अपने वस्त्र के रूप में करने लगा, पत्तों का प्रयोग वह अपनी झोपड़ी बनाने के लिए करने लगा। इस प्रकार प्रकृति का जो है वह मानवीकरण होने लगा। प्रकृति का मानवीकरण क्या है? यदि यह सवाल उठता है तो नियतिवादी विचारधारा में मनुष्य जहां पृथ्वी के अनुसार रह रहा था, वहीं वह अब प्रकृति के नियमों को समझकर पृथ्वी को अपने अनुसार परिवर्तित करने सीख लिया। इसे ही प्रकृति का मानवीकरण कहा गया है। अब तीसरी विचारधारा आई नवनिश्चयवाद की। नवनिश्चयवाद की विचारधारा जो थी, यह निश्चयवाद और संभववाद के बीच का रास्ता है। इसमें क्या है? इसके अनुसार मनुष्य ना तो पूरी तरह से प्रकृति को बदल सकता है और ना ही प्रकृति मनुष्य को पूरी तरह से बदल सकती है। मानव केवल प्रकृति के नियमों को समझकर पृथ्वी को अपने रहने के अनुसार बना सकता है। यह विचारधारा ना ही निश्चयवाद की तरह पूरी तरह से प्रकृति को मनुष्य से ऊपर दिखाती है और ना ही संभववाद की तरह मानव को प्रकृति से ऊपर। यह इन दोनों के बीच का रास्ता दिखाती है। अब आता है मानव भूगोल के क्षेत्र। मानव भूगोल के जो सर्वप्रमुख क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में से है जनसंख्या भूगोल, जिसमें जनसंख्या के से संबंधित जानकारी हासिल की जाती है। दूसरा है नगरीय भूगोल, तीसरा है आवास भूगोल और चौथा है सामाजिक भूगोल। इसके अतिरिक्त भी और बहुत सारे भूगोल हैं मानव भूगोल के क्षेत्र में से। आर्थिक भूगोल जो सर्वप्रमुख है मानव भूगोल के अंग में से। आदरणीय शिक्षकों, बच्चों, अभिभावकों, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और